श्रीकांत जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अब थोड़ा समकालीन आए, इसमें क्या उतार चढ़ाव आए। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, लोकसभा है, पार्लियामेंट है, इलेक्शन कमीशन है, तो ये हमारे जुडिशियरी, हमारे एग्जीक्यूटिव और हमारे जो पूरी व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक कोर 3 पिलर्स हैं, उनमें कभी कभी संघर्ष आता है। क्या आप उसको संघर्ष मानते हैं, या दिस इज ऑल्सो अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ evolving, and the another word could be growth? I think, Pranav, this is the area where your heart bows before our forefathers. वाकई में श्रद्धा के साथ मन झुक जाता है। इतना श्रम किया है इन संस्थाओं को खड़ा करने के लिए, इन संस्थाओं को व्याख्यायित करने के लिए हमारे फोरफादर्स ने, कि गर्व भी होता है और उनके प्रति श्रद्धा एक जगती है। देखिए, भारत का जो संविधान है, वो ये श्रेय आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देंगे, या हम बाबा साहब अम्बेडकर को देंगे, या इन सबों को देंगे? इन सभी को देना होगा। इस लिहाज से देना होगा कि जिस तरह से आज हमने इनको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांटने की कोशिश की है, देखिए, समग्र राष्ट्रीय हितों के लिए उन्होंने तुरंत समझौते किए और तुरंत एक बीच का रास्ता निकाला। ये हुआ। आप देखिए, हम जब कहते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो उसमें कितनी बातें सुनिश्चित हैं। आप संविधान में 3 आपने सूचियां बनाई, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई, समवर्ती सूची बनाई, केंद्रीय सूची या संघीय सूची बनाई और राज्यों की सूची बनाई। फिर ये किया कि राज्यों के कानून पर भी और कॉन्करेंट लिस्ट में भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन अगर राज्य ने बना दिया हो और राष्ट्रपति के से पहले सहमति ले ली हो, तो केंद्र सरकार भी उसमें दखल नहीं दे सकती। तो इस तरह से बाकायदा शक्ति का विभाजन, बहुत सारी संस्थाएं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि इलेक्शन कमीशन आदि, इनकी स्वायत्तता को सुनिश्चित किया गया कानूनन। इनको एनक्रोच करना लगभग असंभव कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम प्रावधान संविधान में रहे, और वो आज तक, यही कारण है कि आज तक वो चल रहे हैं। वरना आप देखें तो पड़ोस के देशों में कितनी बार संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई और संस्थाओं को कुचल दिया गया, फौज की बूट के तले रौंद दिया गया। भारत में तो कोई आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता इतने बड़े प्रयोग को, जहाँ पूरे भारत में लगभग 567 स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सबको जोड़ना और उस व्यवस्था को आज तक चलाए रखना, इसके वो एक बहुत दूरदर्शिता का एक प्रमाण है हमारे संविधान निर्माताओं का। ये एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस पे नज़र भी डालें, कि हमारे रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट का आना ये 1950 में शुरू हुआ था। और सबसे पहले जो हमारे रिपब्लिक डे परेड में, जो गणतंत्र में जो परेड होती है इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के पास से, उसमें प्रेसिडेंट सुकार्नो इंडोनेशिया के 1950 में आए। उसके बाद ये बहुत ही दिलचस्प है कि हम फ्रांस से, हमारा बहुत ज़्यादा कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन फ्रांस के तरफ से 5 बार भारत में रिपब्लिक डे में वहाँ के कहें हम प्रेसिडेंट्स हिंदुस्तान आए। हम यूके की कॉलोनी थे, लेकिन ये आपको आश्चर्य होगा कि हम 3 बार सिर्फ हिंदुस्तान में उनको आमंत्रित कर पाए। तो और ये जो परंपरा है, एक गेस्ट को बुलाना, उनको ऑनर देना, स्टेट गेस्ट बुलाना, इसकी क्या भूमिका है? देखिए, क्या और इस बार हम प्रधानमंत्री मोदी जी का मिडिल ईस्ट पॉलिसी is going to be a doctrine in itself, and the history will say and the future will say that maybe he was right or wrong, but he will say that at least he tried to improve India's position in Middle East, because हिंदुस्तान में रेमिटेंस मिडिल ईस्ट से बहुत आता है। बहुत सारे हिंदुस्तानी वहाँ मिडिल ईस्ट में हैं। और इस बार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नयान, जो यूनाइटेड अरब के हैं, वो इस बार हमारे चीफ गेस्ट हैं गणतंत्र दिवस के परेड पे। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की एक सही छवि बने, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्वस्थ और प्रभावी बने, ये निर्णय तो जाहिर है कि केंद्र सरकार का होता है। इन अतिथियों को बुलाने के पीछे डिप्लोमेसी भी एक बहुत बड़ा कारण है। जहाँ तक पहले गणतंत्र की बात है, जब सुकार्नो आए थे, तो उनका भारत से बहुत निजी और आत्मीय संबंध था। सुकार्नो परिवार में अगर आपको ध्यान होगा तो ये JB पटनायक की उन्होंने पायलट के रूप में उसको बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुकार्नो खुद स्वामी विवेकानंद के बड़े अनन्य भक्त थे, बहुत प्रशंसक थे। तो एक तो वो पक्ष रहा, लेकिन आज का जो पक्ष है वो आपने ठीक कहा कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ हैं,
वो काफ़ी डिफाइन करती हैं कि कौन गेस्ट होगा। इसमें दो चीज़ें बहुत अहम है प्रणब। ये दूसरी बार है जबकि दूसरे देशों के सैनिक भी वहाँ पर परेड करेंगे। पहली बार तो जब फ्रांस से आए थे तो एक उनके साथ में एक पूरी टीम आई थी, एक टुकड़ी आई थी वहाँ के फ्रांसीसी सैनिकों की, और उन्होंने वो किया था, परेड में हिस्सा लिया। यदि मैं आपको एक और छोटा सा स्निपेट दूँ, 2014 में एक जापान के प्राइम मिनिस्टर आए, 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट आए, और जो अभी आप बता रहे थे 2016 में प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ये इतनी पावरफुल कंट्रीज़ जो हिंदुस्तान के टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान में चीफ गेस्ट बन के आए। हमारे गणतंत्र जो पूरे देश में इतना बड़ा ओकेजन होता है, उन कंट्रीज़ को भी हिंदुस्तान में अपनी प्रेजेंस in good books of Indians and in good books of government of India, they have found the niche why they come here, and they also want to be in good books of Indians। and इससे बड़ी पब्लिक रिलेशन मोदी जी के लिए नहीं हो सकती, और इससे बड़ी पब्लिक रिलेशन उन राष्ट्रपति और उन प्राइम मिनिस्टर्स के लिए नहीं हो सकती कि वो सीधा हिंदुस्तान से संवाद कर रहे हैं। डेफिनेटली, देखिए दैट वाज द ओनली ओकेजन व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका पार्टिसिपेटेड इन दिस वेरी ग्रैंड फंक्शन। बहुत बड़ा ओकेजन था जबकि प्रेसिडेंट बराक ओबामा यहाँ आए थे। भारत का भी सम्मान बढ़ा, और विश्व की दो महान लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र जो थे वो इतने निकट हैं, और उनके बाद में उसका पूरा असर आप देख रहे हैं कि हम ये कहने की स्थिति में आ रहे हैं कि भारत भविष्य में एक विश्व शक्ति बन के उभरने वाला है। ऐसा अब सब लोग कहने लगे, भारत ये ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी ऐसा सोचने लगे हैं। तो वो एक बड़ा ओकेजन था। दूसरी बात जो मैंने बताया कि ये दूसरी बार होगा जबकि यूएई की एक टुकड़ी फौज की, और इससे पहले फ्रांस की, वो इस परेड में हिस्सा उसने लिया। ये बहुत बड़ा इस एक तरीके का प्रदर्शन है। आप देखेंगे कि सेना का और संस्कृति का, लोक संस्कृति का इतना बहुत बड़ा शो होता है, लगभग 1.5 घंटे चलता है, और पूरा विश्व उसको बड़े गौर से देखता है। ये तय करता है कि ये भी गौर से देखता है कि कौन कहाँ बैठा है। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने की वजह से ये भी देखा जाता है कि किसकी कहाँ तक पहुँच है, भारत सरकार किनको कहाँ पे चेयर देती है, कौन किस जगह से, कौन सा एम्बेसडर और कौन सा मिनिस्टर कहाँ बैठता है। तो ये भी बहुत कैमरा जो होते हैं वो बहुत बारीक से इनको कैप्चर करती हैं, और वो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी निखर के उससे एक रूपरेखा भी सामने समय पटल पे आती है। दिस एंटायर शो इज एन स्टेटमेंट, प्रणब, इन माय ओपिनियन। It's a statement to the government of India how they are going to put the country before the world. And also that is important in terms of how the government wants to function and what is the agenda with the government and how they want to put India on top of the world, bring India's best talent at showcase in this occasion. गणतंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे उन फिलोसोफर्स और उन दार्शनिक को हम नमन करना चाहेंगे। आप कहना चाहेंगे जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको भी हम नमन करें। हम ये गणतंत्र तो है, लेकिन स्वतंत्रता में भी उनसे पहले उन्होंने इतना योगदान दिया कि हमें फिर बाद में गणतंत्र स्वतंत्रता मिली और फिर गणतंत्र के हम भागी बने। हम याद करना चाहेंगे औरबिंदो को, हम याद करना चाहेंगे नेशनलिस्ट लीडर स्वामी विवेकानंद को। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग वो थे जो कि इस महान कहिए कि इमारत की नींव में जिनका रक्त, इनके एम्बिशंस दबे हुए हैं। और सरताज तो सब बनना चाहते हैं, नींव का पत्थर कोई बन जाए तो ये नींव के पत्थर हैं, ये नींव के पत्थर हैं। तो आप इनके बारे में कुछ बताएं, अरविंदो के बारे में और स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो भारत को एक आयाम दे पाए जिसपे जिन दंडियों पे और जिन चिन्हों पे भारत चल करके आगे आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ और बाद में हमारा गणतंत्र आया। तो गणतंत्र कैन नॉट बी सीन ओनली इन आइसोलेशन। देयर इज a republic, independence movement, and the whole structure of getting the independence out of the British crown. प्रणब, ये तो आपको पता ही है कि मिड 18th सेंचुरी यानी कि जब प्लासी के युद्ध के बाद से ये लगभग 100 साल तक वो उन्होंने पूरा फैलाव किया और साम्राज्य का विस्तार अपना किया। लेकिन पहली बार 1857 में जो स्थानीय आक्रोश था वो 1857 के आंदोलन में
और स्वतंत्रता संग्राम में नज़र आया। और बहुत बुनियादी बदलाव पूरे व्यवस्था में किए गए। ज़्यादातर कानून आपके 1858 के बाद के हैं, जबकि ये भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की रानी के हाथ में आ गया। लेकिन ये भारतीयों को तभी से लगने लगा कि ये देश हमारा है और इस पर शासन हमारा होना चाहिए। ये बात सिर्फ भारत तक कन्फाइंड नहीं थी। लगभग दुनिया में जितने भी उपनिवेश थे वहाँ ये ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि ये जो दूसरे समुद्र पार से जो लोग आके हम पे शासन कर रहे हैं, ये बात उचित नहीं है। तो ये एक तो ये बात थी कि जब स्थानीय लोगों ने इस बात को पहचान लिया। दूसरी बात ये थी कि पूंजी काफ़ी हद तक ये निर्धारित करती है कि शासन को बनाए रखा जा सकता है या नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो महाजन बन के जो ताकत उभरी थी वो थी अमेरिका, और ये साफ हो गया कि ब्रिटेन अब उन अपने उपनिवेशों पर नियंत्रण रखने की स्थिति में नहीं रहा। यही कारण है कि लगभग 60 के आसपास देश थे जो स्वतंत्र हुए। भारत चूँकि सबसे बड़ा एक उपनिवेश था, उसको कहा जाता था कि भाई सबसे बड़ा ताज है उनके उपनिवेश उनके साम्राज्य में। इतनी बड़ी आबादी, इतने अधिक संसाधन भारत में थे और उन सब पर अंग्रेज़ों का शासन था, नियंत्रण था। अगर विश्व युद्ध ना होता और नया जो है वर्ल्ड ऑर्डर ना बनता तो शायद और कुछ देर होती। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये तय हो गया था कि ब्रिटेन के हाथ में अब वो ताकत नहीं बची और उपनिवेशों से उसको भाग के जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, उन्हें आज़ादी देनी पड़ेगी। ये भारत के हित में रहा। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि जैसे स्वामी विवेकानंद हुए या दूसरे जो नेशनलिस्ट लीडर थे, उद्योगपति भी इनमें से थे, जैसे आपके टाटा वगैरह, जमशेदजी टाटा वगैरह, उन्होंने सोचा कि ये जो संसाधन इस क्षेत्र के हैं, यानी इस सब कॉन्टिनेंट के हैं, अगर हम उनको इन लोगों के हित में लगा सकें तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ से जो राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी प्राइम मूवर्स जो थे वो हिंदुस्तानी हों, उनके इंटरेस्ट हिंदुस्तान में हों और वो एक बेहतर सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन में अपना योगदान दें। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना भी हुई और इसीलिए आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन ये जो स्वामी विवेकानंद और औरबिंदो जैसे लोग हैं, हमने पिछली बार स्वामी विवेकानंद पर बात की थी, बहुत मैं दर्शकों को सर यहाँ पे बताना बहुत लाजमी होगा कि बातें हिंदुस्तान के में हम और 25 तारीख को हम आपके उस डिस्कशन को अपने श्रोताओं तक ले आएंगे, जब हम स्वामी विवेकानंद जी पे एक बातें हिंदुस्तान की में एक परिचर्चा जो हमने की थी वो करेंगे। और हम श्रोताओं को हम ये आश्वासन भी देना चाहते हैं कि हम आगे की कड़ियों में स्वामी अरविंदो के बारे में आपसे एक दिलचस्प अंक या कड़ी कहें जोड़ेंगे अपने श्रोताओं के साथ। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड और हमारा फ़ोन नंबर है 918076515978। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tarangonlineradio@gmail.com। आप कैसे सुन सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम? आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप तरंग ऑनलाइन रेडियो का। आप हमारे वेबसाइट www.pmipl.in पे जाएं और वहाँ पे क्लिक करें तरंग ऑनलाइन रेडियो। ये दिलचस्प डिस्कशन हम कर रहे हैं श्रीकांत सक्सेना जी के साथ। श्रीकांत सक्सेना जी इज़ अ राइटर, अ थिंकर, अ पोएट। और श्रीकांत सक्सेना जी हमारे साथ आज भारत के गणतंत्र के बारे में अपने विचार रख रहे हैं। श्रीकांत सक्सेना जी, अ पोएट इज़ अ इंडिपेंडेंट माइंड, व्हाट मोर कैन यू से? Can we bring some couplets from you for our listeners on गणतंत्र? और या फिर आप हमें ये बताएं और भी आगे हमें ये जानकारी दें कि गणतंत्र से और आज़ादी से जुड़ी जो बातें हैं आज की पीढ़ी के लिए, जिसको हम कहते हैं युवा पीढ़ी है, जिन्होंने आज़ादी को देखा नहीं, जिन्होंने आज़ादी के वो स्ट्रगलिंग डिकेड्स नहीं देखे, 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, अब 80 का दशक तक बहुत स्ट्रगल रहा हिंदुस्तान में। 90s में एक ओपन डोर पॉलिसी है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और हमारा गणतंत्र आज बहुत मजबूत होता गया। हम आपसे वो भी जानना चाहेंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके लिए गणतंत्र, भारत का गणतंत्र कितना महत्व है? कोई वाकया आपकी जातीय ज़िंदगी से जुड़ी हो? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि
हम लोग उत्सव धर्मी हैं, हमारा ये राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व में आप ये देखेंगे कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारे ही इस भू क्षेत्र में इतना उत्साह हर भारतवासी के मन में रहता है कि वो अपनी व्यवस्था के ऊपर, अपने लोकतंत्र के ऊपर, अपने गणतंत्र के ऊपर गर्व महसूस करता है। हमारा ध्यान ये, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय से लेके इस दिन के लिए बहुत लंबी तैयारियां की जाती थी, इंडिपेंडेंस डे को भी की जाती थी, लेकिन ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इस लिहाज से था कि आपको एक सेंस ऑफ से बीइंग आप में आता था कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं। चूँकि अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि आज़ादी के एकदम बाद जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था 1950 26 जनवरी तक हम लोग डोमिनियन स्टेटस की उसमें थे, लेकिन यहाँ पर थे जब हम अपनी एक सोवरेन कंट्री बने। बाद में ध्यान होगा 42nd अमेंडमेंट के तहत 2-3 शब्द उसमें जोड़े गए, सोशलिस्ट रिपब्लिक, और ये 2-3 उसमें शब्द बाद में जोड़े गए थे, इंदिरा जी ने जोड़े थे। लेकिन अहम बात क्या है कि पूरे भारतवासी कहीं ना कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने देश के कानून से, इसके बावजूद कि इस कानून को बनाने में एस एन सिन्हा जी के अधीन ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि उसकी संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे एस एन सिन्हा जी, और इतना बड़ा संविधान, दुनिया भर के तमाम संविधानों का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ग्रंथ रचा जिसके बारे में कभी कभी लोग कटाक्ष भी करते हैं, क्योंकि जो एस्पिरेशंस थी हिंदुस्तानियों की वो उस हद तक पूरी नहीं हुई थी। लेकिन आज का जो, अगर आप भारत देखें, यानी 20 साल जो आपने अभी खुद कहा 1990 से पहले का भारत और 1990 का भारत बाद का भारत अलग है टोटली। आज एस्पिरेशंस हैं, हिंदुस्तान का युवा दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है, आईटी एक्सपर्ट्स के रूप में और अदरवाइज भी। भारत ये दावा करता है कि हमारे पास इतना बड़ा मिडिल क्लास है, तो ये तमाम चीज़ें भारत को बहुत एक सफल लोकतंत्र के रूप में स्थापित करती हैं दुनिया के सामने। हमें इस पर गर्व है। हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं आपके विदाउट लिसनिंग टू सम ऑफ योर रिसेंट व्हाट यू कॉल कपलेट्स और योर पोएम्स। आज़ादी पे बोले, हिंदुस्तान की आज़ादी पे बताएं, यदि गणतंत्र का उसमें समावेश हो उन शब्दों में तो और भी 4 चांद लग जाएंगे। इस पे एक पूरा कार्यक्रम अलग से करें तो कैसा रहेगा? इस नेकी और पूछ क्यों नहीं हम पूरा कार्यक्रम अलग से करें श्रीकांत जी। आप दर्शक, हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो पर, और हमारा फ़ोन नंबर है 918076515978। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tarangonlineradio@gmail.com। तरंग ऑनलाइन रेडियो सुनने का 2 जरिया है। पहला है आप गूगल ऐप स्टोर में जाएं और वहां डाउनलोड करें तरंग ऑनलाइन रेडियो, और दूसरा जरिया है आप हमारे वेबसाइट www.pmipl.in पे जाएं और वहां पे आप तरंग ऑनलाइन रेडियो को क्लिक करें और आप तरंग ऑनलाइन रेडियो सुन सकते हैं। श्रीकांत जी, आज जो आपने अपने श्रोताओं को या अपने चाहने वालों को जो आज आपने एक अपनी लेखनी का एक छोटा सा नजराना पेश किया, शायद यही आप एक बार फिर से आप अपने दर्शकों को, अपने लिसनर्स को पूरी दुनिया में आप सुनाना चाहेंगे सर। थैंक्स प्रणब। मैं 2 लाइनें कहता हूँ कि मैं लोगों की ही बात कहता हूँ, शब्द मेरे केवल हैं, बातें तो सारी लोगों के दिल की हैं जो चल रही हैं। फ़कत अल्फाज ही मेरे हैं वरना, फ़कत अल्फाज ही मेरे हैं वरना तुम्हारी बात कहता जा रहा हूँ, फ़कत अल्फाज ही मेरे हैं वरना तुम्हारी बात कहता जा रहा हूँ, किसी कोशिश की मुझको क्या ज़रूरत, नदी के साथ बहता जा रहा हूँ, नदी क्या के ये साथ अविरल धारा है भारत की आज़ादी के, भारत की गणतंत्र को, इसमें हम वो भी छवि देख सकते हैं। और इसमें एक और सावधानी के लिए आग्रह भी है कि भाई इस व्यवस्था को की कामयाबी इसी में है। अगर मैं इस कार्यक्रम को वाइंड अप कर रहे हैं, उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत में लिच्छवी, बज्जी बहुत बड़े बड़े गणतंत्र रहे हैं हज़ारों साल पहले भी। उनका नाश इसलिए हुआ कि उनके अंतर्विरोध और क्षुद्र स्वार्थों ने अपनी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। तो सजग दृष्टि अपनी व्यवस्था पर रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये कहा गया है कि इतिहास की उन सदियों पर बहुत ज़्यादा मानव शोषण और बहुत सब ह्यूमन लेवल पर लोग रहे हैं, तो उससे अगर दोबारा बचना है तो उससे सबक लेते हुए आगे बढ़ना होगा। मैं 2 लाइनों में ये बात भी कहूँगा कि स्याह लिबासों में
न जाने कितनी सदियां हैं इसमें, स्याह लिबासों में न जाने कितनी सदियां हैं इसमें, इस जंगल में घुसो अगर तो सूरज साथ लिए रहना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इससे ज़्यादा और बढ़िया इस प्रोग्राम को अंत करने का और क्या ज़रिया हो सकता है। श्रीकांत जी, आपसे मिल करके, आपसे बातें करके हम कितना लाभान्वित होते हैं। तरंग ऑनलाइन रेडियो पर हमारे श्रोता कितने लाभान्वित होते हैं। हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, फिलॉसफी की जानकारी मिलती है, हमारे रिच कल्चर की जानकारी मिलती है। और तरंग ऑनलाइन रेडियो इस वक्त पूरी दुनिया में अपना परचम फैला रहा है। आई एम गिविंग यू द फोन नंबर्स ऑफ तरंग ऑनलाइन रेडियो. Please contact us and express your suggestion or your viewpoint, or if you want to talk directly to Shrikant Saxena ji on Tarang Online Radio in Baatein Hindustan Ki, please note our number in India. The country code is 918076515978. I repeat the number, 91 is the country code, 8076515978. You may also like to write to us if you wish to. Our email address is tarangonlineradio@gmail.com. Until we come back to you once again in Baatein Hindustan Ki, we say goodbye to you. श्रीकांत सक्सेना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बातें हिंदुस्तान की एक और नई कड़ी में एक नए विचार के साथ, एक नए सजेशन के साथ पूरी दुनिया के हमारे श्रोताओं के साथ रूबरू हुए। आपका धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और आपको भी एक बार फिर से गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स प्रणब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस ख़ास मौके पे मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी भारतवासी हैं, भारतवंशी हैं, जो कि भारत के बाहर रहते हैं, भारत की भौगोलिक सीमा में नहीं रहते, लेकिन भारत की चेतना का प्रचार प्रसार करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और फिर कभी मुलाकात होगी तो और इस विषय पर लंबी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।